स्वागत है आपका हमारी सीरीज आज का जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम HTML के इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर गो थ्रू करने वाले हैं। नॉर्मली जब हम वेब डेवलपर पोजीशन के लिए या तो कोई भी ऐसी कंपनी में अप्लाई करते हैं जहाँ पर हम इधर वेब डेवलपमेंट या वेब डिज़ाइनर या तो वेब के रिलेटेड जब हम या तो फिर फ्रंट एंड डेवलपमेंट रिलेटेड जब भी हम इंटरव्यू के लिए अपीयर करते हैं तब HTML एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है जिसके अगर आप क्वेश्चंस अप्लाई करते कहीं और जॉब ऐसे जो हम आपको इंटरव्यू में कुछ ऐसे हमारे 1 by 1 HTML क्या है। कभी कभी ये क्वेश्चन इट्स नॉट मैंडेटरी कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा। फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों लेवल पे ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर इसका हम आंसर देखें तो HTML का पहले फुल फॉर्म आपको देना बहुत ही जरूरी रहता है। अगर आप लेट्स से फ्रेशर है और आप अगर स्टार्ट करते हैं कि HTML स्टैंड्स फॉर hypertext markup language, it's really provide a good impression over the interviewer। अगर आप एक्सपीरियंस्ड है और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं अगर मैं फुल फॉर्म से स्टार्ट करूंगा तो इट वुड लुक सिली और लाइक ये प्रॉपर नहीं रहेगा। बट जब भी आप आंसर करते हैं तो क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज HTML, तो डेफिनेटली HTML का फुल फॉर्म से ही आंसर स्टार्ट होना चाहिए क्योंकि वही उसे सेल्फ डिस्क्राइब भी कर देता है। सो अगर क्वेश्चन है व्हाट इज HTML तो आपको उसके फुल फॉर्म से ही स्टार्ट करना है कि उसका आंसर क्या है। सो HTML stands for hypertext markup language। It's a language of the World Wide Web because HTML www World Wide Web द्वारा हमें हम फॉर प्रोग्रामिंग के लिए वेब पेज डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। सो इट्स अ लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब एंड जब भी जो आगे लिखा है इट इज अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू क्रिएट एंड डिस्प्ले पेजेस ऑन द वेब। मींस जो वेब पेजेस बनाने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं उसके लिए हमें एक लैंग्वेज प्रोवाइड की गई है HTML के द्वारा। HTML makes the text more interactive and dynamic। मतलब HTML से हमारी जो टेक्स्ट होती है वो यूजर के लिए मोर इंटरेक्टिव एंड डायनामिक भी हो जाती है। यूजिंग HTML जैसा कि हम जानते हैं कि हम इमेज टेबल्स लिंक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं और HTML के जो हमारे पेजेस जैसा कि हमने हमारे HTML के कोर्स में भी देखा है हम इसे .htm या तो .html से स्टोर करते हैं। तो ये हमारा एक प्रॉपर व्हाट इज HTML है तो उसका एक प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव आंसर ये होता है। फुल फॉर्म से स्टार्ट करें उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे, क्या क्या हम HTML से बना सकते हैं वो दे, कैसे हम उसके पेजेस को स्टोर करते हैं ये हम देते शो अप करा सकते हैं व्हेन दिस क्वेश्चन अपीयर, जब ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है What is the difference between a block level element and the inline element। जब हमने एलिमेंट्स का जो हमारा सेगमेंट था वो जब हमने अपीयर किया था तब एलिमेंट्स के सेगमेंट में हमने ये तीन चीजें सीखी थी, वॉइड एलिमेंट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट। वॉइड मींस जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता जैसे कि BR या HR, जिसमें हम एक स्ट्रेट लाइन जैसे कि दी गई है और उसको क्लोज भी नहीं करना पड़ता है, ऐसे टेक्स्ट को हम नॉर्मली वॉइड एलिमेंट कहते हैं। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन। इनलाइन मींस जो अगर हम दो एलिमेंट प्लेस करते हैं तो एक के बाद एक वो एलिमेंट प्लेस होते जाते हैं। हमने टेबल का एग्जांपल भी देखा था कि जैसा कि हमारा टेबल होता है तो अगर टेबल के ऊपर हम एक एक चीज अगर प्लेस करते हैं तो जो लास्ट चीज हम प्लेस करते हैं उसके बाद में ही वो नीचे ड्रॉप होती है तो वो होती है हमारी इनलाइन एलिमेंट। अगर हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स देखें तो वो हमने ब्रिक का एग्जांपल लिया था। जैसे एक ब्रिक होती है वो पूरा पोर्शन एरिया कवर करती है हमारी स्क्रीन का। जैसे ही हम एक एलिमेंट रखते हैं दूसरा एलिमेंट उसके बाजू में प्लेस होगा तो भी स्पेस होगा तो भी हम नहीं रख सकते हैं, एलिमेंट हमेशा नीचे आता है। तो अब हम जाते हैं हमारे डिफरेंस के ऊपर कि ब्लॉक और इनलाइन में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट जब भी हम यूज करते हैं तो वो अपनी जो भी विड्थ होती है उसे स्ट्रेच करता है पूरी स्क्रीन के साइज पे। मींस अगर हम कोई भी एलिमेंट अगर हम प्लेस करते हैं तो चाहे हमने उसकी विड्थ 5 पिक्सल ही क्यों ना दी हो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा पूरी स्क्रीन की। मींस उस पर्टिकुलर रो में हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अलावा कोई भी नया एलिमेंट रख नहीं सकते हैं, वो टोटल 100% विड्थ ऑक्यूपाई करता है। ये होता है हमारा ब्लॉक एलिमेंट। उसके सामने इनलाइन एलिमेंट मतलब ऐसा एलिमेंट जो अपने एक रो में स्पेसिफाइड स्पेस ही ऑक्यूपाई करता है, वो पूरी विड्थ की स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है स्क्रीन विड्थ की। अगर हम कोई और एलिमेंट अगर उसके बाजू में प्लेस करते हैं तो वो एलिमेंट एग्जैक्टली
एक एलिमेंट के बाजू में ही प्लेस होता है। मींस अगर हम मोर देन वन स्पान टैग यूज करते हैं तो एक स्पान, फिर उसके बाजू में दूसरा स्पान, फिर तीसरा स्पान, चौथा स्पान, ऐसे मल्टीपल स्पान हम यूज कर सकते हैं। अगर हम कोई डिवीजन टैग यूज करते हैं डिव, तो एक डिव के बाद अगर मैं दूसरा डिव रखता हूँ तो वो उसके बाजू में नहीं आएगा, वो उसके नीचे ही प्लेस होगा। तो ये डिफरेंस होता है हमारा ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट के एग्जांपल्स है डिव, इमेज, सेक्शन, फॉर्म, नेव। तो ये सारे जो टैग्स है वो पूरी स्क्रीन की विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं। अगर इसके बाद में हम कोई भी टैग लिखते हैं तो वो उसके नीचे ही आता है। इनलाइन के एग्जांपल्स है स्पान, बी, स्ट्रॉन्ग, एंकर टैग, ए, इनपुट। मींस इसके बाजू में अगर हम कोई भी नया एलिमेंट लिखते हैं, कोई भी नया टैग लिखते हैं तो एग्जैक्टली उसके बाजू में आएगा अनटिल स्क्रीन की विड्थ खत्म नहीं होती। स्क्रीन की विड्थ खत्म होती है तो ही हमारा एलिमेंट नीचे गिरेगा। तो ये डिफरेंस है ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल का। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन आएगा वो है नेम सम कॉमन लिस्ट्स दैट आर यूज्ड व्हेन डिजाइनिंग अ पेज। मींस कुछ ऐसे कॉमन लिस्टिंग टैग्स के बारे में बताएं जो यूजुअली यूज होते हैं जब हम पेज को डिजाइन करते हैं। तो ये हमने कवर किया था जब हम लिस्ट वाला सेगमेंट किए थे, अपीयर किए थे। सो कॉमन लिस्ट्स कौन से होते हैं, तो हम जानते हैं कि टोटल 3 लिस्ट्स होते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब जिसके अंदर नंबर्स दिए जाते हैं, नंबर्ड लिस्ट उसे हम कहते हैं। अनऑर्डर्ड मींस जिसके अंदर नंबर्स नहीं दिए जाते हैं बल्कि बुलेट्स दिए जाते हैं। मींस या तो वहां पर बुलेट होते हैं या तो कोई सर्कल या तो डिस्क, ऐसे आइकन्स होते हैं। लास्ट है हमारा डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट मींस जिसके अंदर हम डिक्शनरी या तो एनसाइक्लोपीडिया की तरह हमारा लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। डेफिनेशन लिस्ट के अंदर DL, DT जैसे टैग्स आते हैं। DL मींस डेफिनेशन लिस्ट, DT से हम एक सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं और DD में उसके सब सब्जेक्ट्स जो भी होते हैं वो सब हम लिस्ट डाउन करते हैं। सो टोटल हमारे 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट होते हैं, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड एंड डेफिनेशन। ऑर्डर्ड जिसमें नंबर्स आते हैं, अनऑर्डर्ड जिसमें बुलेट्स आते हैं, और डेफिनेशन जो डिक्शनरी या तो एनसाइक्लोपीडिया क्रिएट करने के काम आता है। तो ये थे हमारे कॉमन लिस्ट्स जो HTML में प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट अ नेस्टेड वेब पेज इन HTML। मींस एक वेब पेज अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम दूसरा वेब पेज उसी पेज के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। मींस एक वेब पेज के अंदर बीच में दूसरा वेब पेज। तो ये हमने कवर किया था हमारे आई फ्रेम वाले सेगमेंट में कि यूजिंग आई फ्रेम्स हम ये कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर भी है HTML आई फ्रेम टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ नेस्टेड वेब पेज। एक आई फ्रेम टैग की मदद से हम एक वेब पेज के अंदर दूसरा वेब पेज ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई वेब पेज का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो बॉडी टैग के अंदर हम एक आई फ्रेम डिफाइन करेंगे। आई फ्रेम के अंदर हमें ऐड करना होता है हमारा वो URL जो वेब पेज हम शो करना चाहते हैं। लेट्स से मैं मेरा लर्न वन का जो वेब मेन होम पेज है वो मैं एक पर्टिकुलर पेज के अंदर या मेरी फाइल के अंदर शो करना चाहता हूँ, तो मैं आई फ्रेम के बाद सोर्स के अंदर एड करके मींस एंकर टैग ऐड करके href करके learn1.com में ऐड कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, मेरे आई फ्रेम के अंदर मेरा learn1 का पेज भी ऐड हो जाएगा। सो यूजिंग आई फ्रेम आई कैन ऐड मल्टीपल वेब पेजेस इन अ सिंगल वेब पेज। आगे बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन के ऊपर, एक्सप्लेन द लेआउट ऑफ HTML। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमने कवर किया था हमारे लेआउट वाले सेगमेंट में कि HTML का लेआउट कैसा होता है। तो इसके अंदर होता है HTML का जो लेआउट होता है वो क्या स्पेसिफाई करता है। तो HTML का लेआउट स्पेसिफाई करता है कि हमारा वेब पेज कैसे अरेंज किया गया है। सो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो नॉर्मली हम ड्रॉ करके बता सकते हैं अगर आप फेस टू फेस इंटरव्यू में अपीयर कर रहे हैं। तो अगर आप लेट्स से ऑनलाइन इंटरव्यू में अपीयर कर रहे हैं तो आप नीचे ड्रॉ करके नहीं बता सकते हैं सच क्वेश्चंस। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको जो लेआउट है वो वर्बली एक्सप्लेन करना रहेगा कि लेआउट में कौन से पोर्शंस आते हैं। फॉर एग्जांपल लेआउट के अंदर हेडर था, फिर नेविगेशन था, फिर सेक्शन था, फिर आर्टिकल था,
साइड के लिए साइड था और एकदम डाउन पोर्शन में फुटर था। तो ये होता है हमारा लेआउट ऑफ HTML कि हम कैसे लेआउट डिस्क्राइब करते हैं। तो जिस वे में मैंने आंसर दिया है उसी वे में आप अपने इंटरव्यूअर को ये डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा एक्सप्लेनिंग लेआउट वर्बली। नेक्स्ट है हमारा What are the tags used to separate a section of text? Means हम अगर किसी टेक्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब एक टेक्स्ट को दूसरी टेक्स्ट से अलग दिखाना चाहते हैं, तो उस केस में हम कौन से टैग यूज करेंगे। तो जैसा कि हमने वॉइड एलिमेंट के केस में देखा कि दो टेक्स्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए हम BR टैग यूज कर सकते हैं, T टैग यूज कर सकते हैं। एक टेक्स्ट को एक P में रखिए, दूसरे टेक्स्ट को दूसरे P में रखिए। फिर आता है ब्लॉक कोड टैग। मींस हम अगर बहुत बड़े पैराग्राफ के साथ डील कर रहे होते हैं तो आप उसे ब्लॉक कोड में रख सकते हैं। ब्लॉक कोड से दोनों साइड पे कोटेशन मार्क्स भी ऐड होते हैं और स्पेस भी ऐड होती है। सो यूजिंग BR, P एंड ब्लॉक कोड हम टेक्स्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है कि आप इस दो टेक्स्ट को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर ये HTML में अगर आंसर आ रहा है तो इसको हम HTML के थ्रू भी आंसर कर सकते हैं। अगर CSS के थ्रू आ रहा है तो हम इसको CSS के थ्रू भी दे सकते हैं आंसर की प्रोवाइडिंग डिफरेंट बॉर्डर्स थ्रू टू द टेक्स्ट डिवीजन हम ये काम कर सकते हैं। बट हम करंटली HTML पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो यूजिंग अगर HTML हमें टेक्स्ट को डिफरेंशिएट करनी है तो हम BR, P या ब्लॉक कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन div एंड span। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो HTML के केस में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि div एंड span के बीच का डिफरेंस हमें बताइए। तो नॉर्मली जब हम div यूज करते हैं तो डिवीजन, जैसा कि हमने ब्लॉक एलिमेंट के अंदर देखा, डिवीजन एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। जैसे ही हम div टैग डिफाइन करते हैं वो हमारी स्क्रीन विड्थ की 100% पोर्शन कवर कर लेता है। वेल स्पान का केस ऐसा नहीं है। स्पान कैसा है? स्पान इनलाइन लेवल एलिमेंट है। सो स्पान जितना पोर्शन या जितना टेक्स्ट या जितना कंटेंट हमने स्पान के अंदर ऐड किया है, स्पान उतना ही पोर्शन कवर करता है। सो पहला डिफरेंस तो यही होता है कि डिवीजन इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड स्पान इज एन इनलाइन एलिमेंट। तो इसके अंदर जो लिखा है वही वो भी सेम है कि द डिफरेंस between span and div is that a span element is inline and usually used for small chunks। मतलब जब हम span यूज करते हैं तब हम small portion के लिए ही span यूज करते हैं। लाइक अगर हमने एक पैराग्राफ लिया है तो पैराग्राफ के अंदर लेट से मुझे किसी पोर्शन को हाईलाइट करके अगर दिखाना हो तो उस केस में मैं स्पान का यूज कर सकता हूँ। लाइक स्पान, फिर छोटा सा पोर्शन लिया, स्पान को कोई CSS या तो बैकग्राउंड कलर दे दीजिए ताकि उतना हमारा जो पोर्शन है वो हाईलाइट हो जाता है। सो स्पान हमारा इनलाइन है और साथ में स्मॉल पोर्शन के लिए यूज होता है। अब इसका ऑपोजिट div कैसा है? स्मॉल div ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और वो हमारे बड़े ग्रुप ऑफ चंक होते हैं। मींस बड़ा सा पैराग्राफ है, बड़ा सा कोड है, अच्छी बड़ी सी इमेज है। सो कंपेयर टू स्पान जो कि बड़े एलिमेंट है, उस केस में हम लोग div का इस्तेमाल कर सकते हैं यूजुअली। सो ये होता है हमारा डिफरेंस div एंड स्पान का। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट ये एग्जांपल यहाँ पे अपीयर किया है कि div के अंदर जो लेट से आईडी दिया है HTML, तो हम एक div के अंदर एक स्पान यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हम स्पान के अंदर div यूज कर सकते हैं? वैसे तो कर सकते हैं बट ये प्रॉपर कोडिंग नहीं है। div के अंदर स्पान का यूज करना इट्स ओके क्योंकि स्पान छोटे पोर्शन के लिए है। तो यहाँ पर हमने अगर div यूज किया तो div के अंदर हम स्पान ऐड कर सकते हैं। बट स्पान के अंदर div यूज करना मींस छोटे पोर्शन के अंदर बड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऐड करना जो प्रोग्रामेटिकली प्रॉपर नहीं है। सो div के अंदर स्पान एक्सेप्टेबल है बट स्पान के अंदर div एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट्स से हमारा 8th क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट इन इमेजेस। जैसा कि हम जानते हैं कि इमेज टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है हमारा ALT करके, अल्टरनेटिव। सो इस अल्टरनेटिव का यूज क्या होता है? सो आंसर इज नॉर्मली हम अल्टरनेटिव तब यूज करते हैं जब हमारा जो इमेज है वो प्रॉपरली शो नहीं होता है या तो लोड नहीं होता है, या तो इन केस अगर हमारा इमेज नहीं शो अप हो रहा है तो उसकी जगह पे हमें क्या शो कराना है, उसके लिए हम अल्टरनेटिव टैग्स यूज करते हैं। सो ALT एट्रीब्यूट के अंदर इनसाइड द कोट्स हम इमेज के बदले इंस्टेड ऑफ द इमेज जो भी हम शो अप कराना चाहते हैं वो हम
ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर लिख सकते हैं। सो इसका पर्पस, आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज कि पर्पस यही है कि जब हमारा इमेज प्रॉपरली लोड नहीं होता है तो उस केस में हमें क्या शो अप कराना है, उसके लिए हम ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इज दी डॉक टाइप HTML टैग कंसीडर्ड एज HTML टैग। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे HTML के अंदर जब भी हम कोडिंग स्टार्ट करते थे, प्रोग्राम या वेब पेज लिखना स्टार्ट करते थे, एवरी टाइम हमने स्टार्ट सिर्फ डॉक टाइप HTML से ही किया था। तो इस केस में क्वेश्चन आता है कि क्या ये HTML का खुद का टैग है या नहीं। सो आंसर इज नो। जो डॉक टाइप HTML है वो HTML का खुद का टैग नहीं है, वो एक डिक्लेरेशन के लिए है। मींस जब भी हम HTML के अंदर डॉक टाइप HTML लिखते हैं, जो इंडिकेट करता है ब्राउजर को कि हमारा जो प्रोग्राम है वो HTML5 का प्रोग्राम है। अगर हम ये लाइन नहीं लिखते हैं और हमारे वेब पेज के अंदर अगर हम ऑडियो वीडियो या ऐसे HTML5 के रिलेटेड जो भी टैग्स इंक्लूड करते हैं तो वो इस केस में सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर हमने डॉक टाइप HTML लिखा है तो ही हमारे HTML5 के जो भी टैग्स है वो सपोर्ट करेंगे। बट डॉक टाइप HTML खुद HTML का टैग नहीं है, ये सिमेंटिक लेवल का टैग है, इसलिए ये HTML का नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ एन आई फ्रेम टैग। मींस आई फ्रेम का यूज क्या है। तो जैसा कि हमने जस्ट आगे देखा कि आई फ्रेम जब भी हमें एक वेब पेज के अंदर दूसरा वेब पेज इंक्लूड करना होता है, उस केस में हम आई फ्रेम टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो द आंसर इज एन आई फ्रेम इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ वेब पेज विद इन अ वेब पेज। यहाँ पर उसका एग्जांपल फिर से दिया है, आई फ्रेम सोर्स डेमो iframe.html, फिर उसकी विड्थ और हाइट, ये ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स अगर आपको देना है तो आप दे सकते हैं, और देन क्लोज द iframe। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द की डिफरेंस बिटवीन लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज। तो जब हम वेब स्टोरेज एपीआईज का सेगमेंट हमने कंडक्ट किया था, उस सेगमेंट के अंदर हमने ये दोनों एपीआईज के बारे में सीखा था कि लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लोकल स्टोरेज हमारे सिस्टम के अंदर डेटा स्टोर करता है लोकली, और उसकी कोई भी एक्सपायरी लिमिट नहीं होती है। सेशन स्टोरेज पर्टिकुलर सेशन के अंदर स्टोर होता है, सेशन एक्सपायर होने पे डेटा एक्सपायर हो जाता है। मींस अगर आप टैब क्लोज करते हो हमारे वेब ब्राउजर की तो हमारा डेटा लॉस्ट हो जाता है, मींस हमें फिर से डेटा ऐड करना होता है। तो इसका आंसर हमने 3 पॉइंट्स के अंदर ऐड किया है। पहला पॉइंट, लोकल स्टोरेज जो है उसकी एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायरी डेट नहीं होती है, जबकि सेशन स्टोरेज की एक्सपायरी डेट होती है पर्टिकुलरली 1 सेशन तक की। फिर है जो लोकल स्टोरेज का डेटा है वो जब तक हम ब्राउजर, इनकेस हम ब्राउजर बंद भी करते हैं फिर भी वो डिलीट नहीं होता है, वाइल सेशन स्टोरेज में ब्राउजर बंद करने पर हमारा डेटा लॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट, सेशन स्टोरेज में डेटा पर्टिकुलर विंडो के ऊपर ही बेस होता है। मींस अगर हम किसी एक टैब में काम कर रहे हैं तो वो डेटा टैब में ही यूटिलाइज होगा। अगर मैं सेम प्रोग्राम सेम वेब पेज नेक्स्ट टैब में ओपन करता हूँ तो वहां पे मुझे नए से डेटा ऐड करना होता है। मींस जो हमने पहले सेशन में हमारा डेटा एक्टिव है वो दूसरे टैब में यूज नहीं हो पाता है। वही लोकल स्टोरेज में हमारा डेटा लोकली स्टोर्ड है, सो हम कितनी भी टैब्स ओपन करें हमारा डेटा वहां पे एक्सेसिबल हो पाएगा। तो ये हमारे तीन डिफरेंस हुए लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर इनटू अ बैकग्राउंड इमेज ऑफ अ वेब पेज। मींस हमारी पूरी जो वेब पेज की स्क्रीन होती है उस पूरी स्क्रीन के बैकग्राउंड के अंदर हम कैसे एक इमेज ऐड कर सकते हैं। तो उसका आंसर है सिंपल, बॉडी के अंदर बैकग्राउंड एट्रीब्यूट के अंदर जो भी हमारी इमेज है उसका आईडी देकर, मींस उसका नाम लिखकर हम वो काम कर सकते हैं। मींस बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू फिर इमेज का नाम डॉट जो भी एक्सटेंशन है। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल जेपीजी लिया है, बट इंस्टेड ऑफ जो भी एक्सटेंशन हो वो वहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द टेक्स्ट फील्ड साइज। हमने जब फॉर्म का सेगमेंट लिया था तो हमारे फॉर्म के अंदर हमने देखा था कि हमने मल्टीपल इनपुट्स ऐड किए थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है कि जो इनपुट फील्ड जो हम डिफाइन करते हैं तो हमें तो डिफॉल्ट जो भी साइज होती है वो आके मिल जाती है, बट हमने चेक नहीं किया कि उसकी साइज क्या है। तो क्वेश्चन इज कि टेक्स्ट फील्ड की साइज क्या होगी, वो कितने इनपुट्स कैरेक्टर्स ऐड कर सकता है। सो आंसर इज हमारे इनपुट फील्ड के अंदर हम 13 कैरेक्टर जितनी एट वन मोमेंट ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे ऐसा होता है कि जब भी हम इनपुट फील्ड ऐड करते हैं तो वो एक्सेप्ट तो कितने भी कैरेक्टर करेगा, 100 200 जितने भी कैरेक्टर है हम इंसर्ट तो कर ही सकते हैं, बट फ्रंट एंड में स्क्रीन के ऊपर हमें कितने
कैरेक्टर्स एक साथ दिखाई देंगे, सो वो है 13। अब फॉर एग्जांपल मैं मेरे इनपुट फील्ड की साइज 1 दे देता हूँ तो मुझे 1 कैरेक्टर दिखाई देगा। अगर मैं इनपुट फील्ड की साइज दे देता हूँ विड्थ इक्वल टू 300 तो मेरा जो इनपुट फील्ड है वो 300 कैरेक्टर ले सके उतना ब्रॉड हो जाएगा। मींस हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इधर 0, 1, 2, 3 जितना भी हम चाहे उतना हम उसकी साइज दे सकते हैं, बट जो डिफॉल्ट साइज है हमारे टेक्स्ट फील्ड की वो कितनी होती है 13 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेल स्पेसिंग एंड व्हाट इज सेल पैडिंग। अब ये जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेबल के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि जब हम टेबल के साथ काम करते हैं तब सेल स्पेसिंग क्या है और सेल पैडिंग क्या है। तो सेल स्पेसिंग मीन्स एक सेल दूसरे सेल से कितना दूर है, और सेल पैडिंग मीन्स हमारे सेल के अंदर का डेटा वो अपनी बॉर्डर से कितना दूर है। सो इसका आंसर ये आता है कि जब भी हम टेबल डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर टेबल के अंदर डिफरेंट सेल्स आते हैं, तो एक सेल दूसरे सेल से, लेट्स से ये मेरा फर्स्ट एंड सेकंड सेल है, तो ये दोनों सेल मेरे एक दूसरे से कितने दूर है, मींस दो सेल के बीच का जो स्पेस होता है उसके लिए हम सेल स्पेसिंग डिफाइन करते हैं। और एक सेल दूसरे एक ही सेल के अंदर जो हम कंटेंट ऐड करते हैं वो सेल के अंदर का कंटेंट अंदर की साइड कितना दूर है, मींस अपनी बॉर्डर से, सेल की बॉर्डर से अंदर की साइड कितना है वो कंटेंट, उसके लिए हम सेल पैडिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है what are some of the advantages of HTML5 over its previous version। मीन्स जैसा कि हमने आज आगे देखा कि HTML5 के अंदर HTML4 तक तो हमारे पास काफी सारे कंटेंट एक्सेसिबल थे, बट HTML5 के अंदर कई सारे कंटेंट नए ऐड किए गए थे। मीन्स जैसे कि ऑडियो टैग, वीडियो टैग, एसवीजी, कैनवास, मीन्स हम ग्राफिक ऐड कर सकते हैं, मल्टीमीडिया ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो HTML5 के एडवांटेज तो है ही, बट इसके अलावा भी और कौन से एडवांटेजेस है। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है HTML5 के एडवांटेजेस, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और मोस्टली फ्रंट एंड डेवलपमेंट के इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन आता ही है। तो उस केस में हमें क्या आंसर देना होता है, तो पहला है कि HTML5 मल्टीमीडिया सपोर्ट करता है। दूसरा, it has capability to store offline data using SQL database and application cache। जैसे कि हमारा वेब स्टोरेज ही ले लो, लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज की मदद से हम हमारा डेटा ऑफलाइन भी स्टोर कर सकते हैं। फिर जावास्क्रिप्ट कैन बी रन इन बैकग्राउंड, मींस हमने जब वेब वर्कर एपीआई के साथ काम किया था विच इंडिकेट्स हम एक जावास्क्रिप्ट पेज बैकग्राउंड में कीप रनिंग रख सकते हैं और हम साथ में वेब पेज भी रन रख सकते हैं। मींस अगर हमारा वेब पेज एक साइड पे लोड हो रहा है तो उसके साथ ही साथ हमारा जावास्क्रिप्ट की फाइल भी रन हो रही है। फॉर एग्जांपल वेब वर्कर का जो हमने वेब वर्कर के सेगमेंट में एग्जांपल लिया था, सो जावास्क्रिप्ट कैन बी रन इन बैकग्राउंड। फिर है HTML5 also allow users to draw various shapes like rectangle, circle, triangle। Means हम graphics भी ऐड कर सकते हैं in HTML5 and included new semantic tags and form control tags। Means हम नए semantic tags and form control के नए tags जैसे कि URL था, टाइम था, डेट टाइम लोकल था, रेंज था, मीटर था, तो ये सारे जो हमारे टैग्स थे इनपुट रिलेटेड वो HTML5 में न्यू ऐड किए थे और ये हमने HTML इनपुट टाइप का जो हमारा एक सेपरेट सेगमेंट था उसमें ये हमने कवर किया था। फिर दूसरे सिमेंटिक टैग्स भी ऐड किए हैं जैसे कि हेडर, नेव, साइड आर्टिकल, सेक्शन, फुटर वगैरह। तो ये है हमारे एडवांटेजेस HTML5 के, क्या क्या चीजें नई ऐड करी गई है HTML5 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिगर एंड इमेज। सो मोस्ट फिगर जो है, फिगर टैग, वो भी HTML5 में ही ऐड किया गया है। फिगर और इमेज में डिफरेंस यही है, फिगर के अंदर हम काफी सारी डायग्राम्स जैसी चीजें ऐड कर सकते हैं। मींस कोई भी हिंदी में कहे तो चित्र हम ऐड कर सकते हैं लाइक डायग्राम, इमेजेस, कोई कोड का स्निपेट, मींस अगर कोई कोड लिखा हुआ है हमने तो उसे एज ए इमेज लेके हम वहाँ प्लेस कर सकते हैं, वगैरह वगैरह हम फिगर टैग के अंदर कर सकते हैं। यूजिंग इमेज टैग हम सिर्फ एक पिक्चर ही ऐड कर सकते हैं विच इज हैविंग एक्सटेंशन लाइक PNG, JPG, मींस जो भी इमेज रिलेटेड एक्सटेंशंस होते हैं, वो वाली जो फाइल्स होती है, इमेज फाइल्स या पिक्चर फाइल जिसे बोलते हैं, हम सिर्फ वो फाइल्स ही इमेज टैग के थ्रू ऐड कर सकते हैं। अगेन रिपीटिंग, फिगर से हम डायग्राम बना सकते हैं, इमेजेस तो ऐड कर ही सकते हैं और कोड भी ऐड कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट एक और एडवांटेज फिगर का ये है कि वो सिमेंटिक टैग है, इसलिए वो जब भी हम
फिगर यूज करते हैं तो फिगर के साथ हम इमेज कैप्शन जैसी चीजें भी दे सकते हैं जो हम इमेज टैग के साथ नहीं दे सकते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फिगर टैग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, हाउ कैन वी क्लब 2 or more rows or columns into a single row or columns in an HTML table। means हम एक से ज्यादा rows और columns को या तो एक ही सिंगल रो और कॉलम्स के अंदर कैसे मर्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे कि हम जानते हैं कि कॉल स्पान और रो स्पान की हमारी जो एट्रीब्यूट्स है, एबिलिटी है, उसके थ्रू हम ये कर सकते हैं। अगर हमें 2 रोज को अगर एक करना है मींस रोज को, तो हम उसके लिए रो स्पान ऐड करेंगे। अगर हमें 2 से ज्यादा कॉलम्स को ऐड करना है, एक कर देना है, तो उसके लिए हम कॉल स्पान यूज करेंगे। सो रो स्पान फॉर मर्जिंग रोज, कॉल स्पान फॉर मर्जिंग कॉलम्स। नेक्स्ट है, हाउ टू स्पेसिफाई द लिंक इन HTML एंड एक्सप्लेन द टारगेट एट्रीब्यूट्स। मींस लिंक कैसे स्पेसिफाई करते हैं प्लस टारगेट एट्रीब्यूट हमें डिफाइन करना है कि कैसे हम डिफरेंट टाइप्स के टारगेट एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो उसका हमारा आंसर रहेगा लिंक के लिए आंसर ये है कि हम ए टैग की मदद से लिंक डिफाइन करते हैं यूजिंग ए एंकर टैग। अब ए टैग के अंदर हमारे पास टारगेट एट्रीब्यूट अवेलेबल है। अगर हमें नया जो वेब पेज है जिसे हम लिंक करना चाहते हैं, सो नई वेब पेज को अगर हम सेम विंडो में ओपन करना चाहते हैं तो वो हम अंडरस्कोर सेल्फ लिख के कर सकते हैं। मींस टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर सेल्फ। ये हमने कवर किया था जब हम इमेज हेडिंग एंड एंकर टैग वाला जो हमारा सेगमेंट था उसमें हमने ये देखा था कि हम टारगेट के अंदर डिफरेंट चीजें कैसे अचीव कर सकते हैं। फिर अगर हमें नया जो वेब पेज है उसे न्यू विंडो में ओपन करना है तो उस केस में हम अंडरस्कोर ब्लैंक यूज कर सकते हैं। फिर है, अगर हमें हमारी करंट पेज के पेरेंट पेज के ऊपर अगर हमें इसे ओपन करना है, मींस अगर हम किसी एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में आए हैं तो अगर हमें फिर से पहले वाले वेब पेज में ही सेम चीज ओपन करानी है तो उस केस में हम अंडरस्कोर पेरेंट यूज करते हैं। लास्ट है अंडरस्कोर टॉप। इससे क्या होता है, हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो फुल बॉडी विंडो में ओपन होता है, मींस टोटल 100% कवर्ड एरिया में ये ओपन होता है। सो ये थे 4 हमारे एट्रीब्यूट ऑप्शंस, सेल्फ, ब्लैंक, पेरेंट एंड टॉप, जिसकी मदद से हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव में हमारे वेब पेजेस ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आईडी एट्रीब्यूट एंड द क्लास एट्रीब्यूट। तो जैसे कि हमने आईडी एंड क्लास का एक अलग सेगमेंट ही लिया था, उसमें हमने देखा था कि आईडी एंड क्लास में डिफरेंस क्या है। सो इसमें डिफरेंस ये है कि पूरे जो हमारा वेब पेज होता है उस पूरे वेब पेज के अंदर मल्टीपल टाइम हम क्लास यूज कर सकते हैं, और जब हमें किसी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है तब हम उस केस में आईडी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आंसर है इसका कि मल्टीपल एलिमेंट्स इन HTML कैन हैव द सेम वैल्यू क्लास। मींस एक क्लास अलग अलग एलिमेंट को हम सेम क्लास अलाउ कर सकते हैं, दे सकते हैं। Whereas value of ID attribute of one element cannot be associated with another HTML element। मींस सेम चीज है कि अगर हम एक जगह पे अगर आईडी यूज करते हैं तो हम दूसरे डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर आईडी यूज नहीं कर सकते हैं। एक आईडी एक ही एलिमेंट के साथ बाइंड होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, डिफरेंस बिटवीन लिंक टैग मींस लिंक के अंदर एंड एंकर टैग ए के अंदर। मींस लिंक एंड ए के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि हमने हमारे जो प्रैक्टिकल्स हमने परफॉर्म किए थे उसमें देखा था, ए टैग हमारा यूज होता है जब हमें किसी एक वेब पेज को टारगेट करना होता है। मींस एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जब हमें जाना होता है तब हम ए टैग का यूज करते हैं। लिंक हमने तब यूज किया था जब हमें हमारे करंट वेब पेज के अंदर कोई नया एक्सटर्नल फाइल को हमें ऐड करना होता है। लेट्स से अगर हमें एक्सटर्नली क्रिएटेड जावास्क्रिप्ट फाइल को मेरी करंट HTML फाइल में ऐड करना है तो हम लिंक टैग यूज करते हैं। अगर मैंने कोई स्टाइल शीट .css मींस CSS फाइल अगर क्रिएट करी है तो उसे मैं मेरे करंट वेब पेज के अंदर ऐड करना चाहता हूँ, HTML फाइल के अंदर ऐड करना चाहता हूँ, तो उस केस में मैं लिंक टैग यूज करूंगा। सो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस लिंक एंड ए का ये है कि लिंक से हम एक्सटर्नल एंटिटीज करंट HTML टैग में HTML पेज में ऐड करते हैं, ए से हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करते हैं। सेम चीज हमारे आंसर में भी लिखी गई है कि द एंकर टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपरलिंक टू अनदर वेब पेज टू अ सर्टेन पार्ट ऑफ द वेब पेज। मींस एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज की ओर, जबकि लिंक की मदद से हम किसी एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट को हम हमारे करंट HTML पेज के अंदर ऐड करते हैं। सो ये था हमारा जो हमने टोटल 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं, बट इट्स not necessary